गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग रेशियोज़। विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस ऑफ करंट रेशियोज़ एंड क्विक रेशियोज़। हम कंटिन्यू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15 इन विच वी आर गिवन विद द करंट रेशियो इज़ 2:1 और हमें कुछ ट्रांजेक्शन दी हुई है। वी हैव टू टेल इसका हमारे करंट रेशो पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वेदर द रेशो विल इम्प्रूव, डिक्रीज और नो चेंज। वी आर गिवन विद करंट रेशो इज़ 2:1. So first is repayment of current liabilities. So for doing such questions we can do that. से रेशो 2:1 है तो हमने अज्यूम कर लिया कि से करंट असेट्स 20,000 है और करंट लाइबिलिटी 10,000 है. अब 2 लाख और 1 लाख भी अज्यूम कर सकते हैं जिससे आपकी रेशो 2:1 बन जाए. सो रीपेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी विल इम्प्रूव योर करंट रेशो. वाई? जब आप रीपेमेंट कर रहे हैं दैट मीन्स योर करंट लाइबिलिटी विल रिड्यूस. साइमल्टेनियसली रीपेमेंट में कैश का आउटफ्लो होगा तो करंट असेट्स विल ऑल्सो रिड्यूस. सो बिकॉज बोथ करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटी हैव डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट. से 20,000 में से आपने 5,000 की करंट लाइबिलिटी मीट की. अब आपके करंट असेट्स कितने रह गए? 15,000 और 10,000 माइनस 5,000 बचेगा तो 15,000 डिवाइड बाय 5,000 3:1 रेशो बन जाएगी. तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं वेदर योर रेशो इज़ इम्प्रूविंग, डिक्रीजिंग और देर इज़ नो चेंज. तो इस केस में योर रेशो इज़ इम्प्रूविंग. देन नेक्स्ट इज़ गुड परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश. जब हम कैश में गुड्स खरीद रहे हैं तो कैश डिक्रीज़ हो रहा है एंड गुड्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और दोनों ही हमारे करंट असेट्स के पार्ट हैं. सो दैट मीन्स दे विल बी नो चेंज बिकॉज हमारे ना करंट असेट्स में कोई चेंज आएगा ना करंट लाइबिलिटी में कोई चेंज आएगा. सो दे विल बी नो चेंज. देन नेक्स्ट इज सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 4,000. जब हम ऑफिस इक्विपमेंट सेल करेंगे तो हमारे जो करंट असेट्स हैं वो इंक्रीज़ कर जाएंगे. वाई? बिकॉज देर विल बी इनफ्लो ऑफ कैश. सो उससे हमारी जो रेशो है दैट विल इम्प्रूव. वाई? बिकॉज कैश विल इंक्रीज विदाउट एनी चेंज इन करंट लाइबिलिटी. तो करंट लाइबिलिटी में तो कोई चेंज आएगा नहीं, करंट असेट्स में चेंज आएगा, वो इंक्रीज़ कर जाएंगे बिकॉज देर विल बी इनफ्लो ऑफ कैश. सो ओवरऑल रेशो विल इम्प्रूव. आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो 4,000 का सेल किया और अभी आपके करंट असेट्स 20,000 है तो 20 + 4 24,000 और बेस में आपका 10,000 ही है तो रेशो 2:1 से 2.4:1 हो जाएगी. देन नेक्स्ट इज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट. जब हम क्रेडिट पे स्टॉक इन ट्रेड परचेज करेंगे तो हमारे करंट असेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं बिकॉज देयर इज़ अ इनफ्लो ऑफ स्टॉक. सिमिलरली हमारी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है बिकॉज ऑफ क्रेडिटर्स. So overall ratio will reduce. Both the total current assets and total current liability are increased by the same amount. Therefore, current ratio will reduce. Then sale of goods for 11,000 cost 10,000. जब हम sale of goods करेंगे for 11,000 जिनकी cost 10,000 है, it will improve the current ratio because current assets कैश और ट्रेड रिसीवेबल विल इंक्रीज़ बाय 1,000. इसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि आप स्टॉक में से माइनस करोगे 10,000 और आप डेटर में या कैश में 11,000 प्लस करोगे तो नेट इफेक्ट क्या रहा है? 1,000 से करंट असेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं. तो जब 1,000 से करंट असेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो रेशो इम्प्रूव करेगी. देन पेमेंट ऑफ डिविडेंड. जब हम डिविडेंड पे कर रहे हैं तो इससे कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो वो हमारे करंट असेट्स को रिड्यूस करेगा और करंट लाइबिलिटी भी रिड्यूस होगी तो इससे ओवरऑल रेशो जो है वो इम्प्रूव होएगी. पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल रिड्यूस द टोटल ऑफ करंट असेट्स एंड टोटल ऑफ करंट लाइबिलिटी बाय द सेम अमाउंट. देयरफॉर करंट रेशो विल इम्प्रूव. तो जब भी हमें इम्प्रूव, डिक्लाइन, डिक्रीज़ और नो चेंज वाले क्वेश्चन करने हैं तो आप एक इमेजिनरी फिगर्स लेके उनको सॉल्व कर सकते हैं.
So now we'll do question number 15, in which we have to tell whether current ratio will improve or decline or have no effect in with each of the following transaction, and current ratio is given as 2:1. So let's start this question. So in question you are given with your current ratio 2:1. तो हमने ये assume किया let current assets be 2 lakh and current liability be 1 lakh, तभी 2:1 की रेशो आएगी. So first was transaction was cash paid to trade payable. तो हमने ये assume किया कि say we paid 50,000 cash to trade payable. इसका impact क्या आएगा? current assets जो है 2 lakh minus 50,000, current liability will also be 1 lakh minus 50,000. तो करंट असेट्स हमारे हो गए 1,50,000, करंट लाइबिलिटी हो गई 50,000, ओवरऑल रेशो 3:1 हो गई. सो फ्रॉम 2:1 नाउ योर रेशो इज़ 3:1. दैट मीन्स रेशो इज़ improving. So we'll write down, since there is a decrease in current assets and current liability with the same amount, ratio will improve. तो इस तरीके से आपने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ वाले क्वेश्चन करने हैं. आपको ये वर्किंग दिखानी ज़रूरी नहीं है, बट इनिशियली जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, सो दैट यू नो कि रेशो पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है. बट अदरवाइज़ इन क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये रीजनिंग लिखनी है. सिंस देयर इज़ अ डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी विद द सेम अमाउंट, योर आर रेशो विल इम्प्रूव. सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज़ बिल पेबल डिस्चार्ज. बिल पेबल लाइबिलिटी होती है, एंड व्हेन वी आर पेइंग द लाइबिलिटी आर कैश विल रिड्यूस एंड आर करंट लाइबिलिटी विल रिड्यूस. सो करंट असेट्स विल रिड्यूस बाय सेम अमाउंट एंड करंट लाइबिलिटी विल रिड्यूस बाय सेम अमाउंट. सो ओवरऑल रेशो विल इम्प्रूव, जस्ट लाइक केस नंबर 1. नेक्स्ट केस इज बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू अ क्रेडिटर. बिल रिसीवेबल हमारा करंट असेट्स होता है. जब हम उसको इंडोर्स कर रहे हैं क्रेडिटर को, जो कि हमारी करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, इसका मतलब हमारा करंट असेट भी रिड्यूस हो रहा है और करंट लाइबिलिटी भी रिड्यूस हो रही है. सो ओवरऑल रेशो विल इम्प्रूव. नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड. फाइनल डिविडेंड जो है दैट इज़ पार्ट ऑफ योर करंट लाइबिलिटी. तो जब हम इसको पे कर रहे हैं, अगेन हमारे करंट असेट्स भी रिड्यूस होगा बिकॉज कैश रिड्यूस हो रहा है, एंड करंट लाइबिलिटी भी रिड्यूस हो रही है. सो देयर विल बी डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी. सो करंट असेट्स विल रिड्यूस, करंट लाइबिलिटी विल रिड्यूस, सो ओवरऑल रेशो विल इम्प्रूव. नेक्स्ट केस इज परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड ऑन क्रेडिट. तो जब हम क्रेडिट पे गुड्स खरीद रहे हैं, हमारे करंट असेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है. सो इसका हमारी रेशो पे क्या इफेक्ट आएगा? आवर रेशो विल ओवरऑल डिक्रीज़. आप इसको करके देख सकते हैं. अभी हमारी रेशो 2:1 थी. सो लेट अस से वी हैव परचेज स्टॉक ऑफ रुपीज़ 2 लाख ऑन क्रेडिट. तो हमारे करंट असेट्स 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख हो गए. करंट लाइबिलिटी जो अभी 1 लाख थी प्लस 2 लाख अब 3 लाख हो गई. सो रेशो क्या हो गई? 4 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख विच इज़ 4:3. इसको आप रिड्यूस करेंगे तो 1.3:1 हो जाएगी, जो कि अभी हमारी करंट रेशो 2:1 थी. अब स्टॉक परचेज करने से ऑन क्रेडिट रेशो हो रही है 1.3:1. दैट मीन्स ओवरऑल रेशो इज़ डिक्रीजिंग. देयर इज़ अ डिक्लाइन इन दी रेशो. नेक्स्ट पार्ट इज बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू अ क्रेडिटर डिसऑनर्ड. जब हमारा बिल रिसीवेबल डिसऑनर होता है तो हमारे जो बिल रिसीवेबल जिस डेटर ने दिया होता है वो हमारा अब दोबारा से डेटर बन जाता है. तो देयर विल बी इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड क्रेडिटर हमारी इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी कर देगा. सो ओवरऑल रेशो विल डिक्रीज. देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड फॉर कैश. इससे क्या होगा? हमारा कैश रिड्यूस होगा और स्टॉक इंक्रीज़ होगा, और दोनों ही हमारे करंट असेट्स में इंक्लूडेड होते हैं. सो ओवरऑल देयर विल बी नो चेंज इन योर करंट असेट्स एंड नो चेंज इन योर करंट लाइबिलिटी. सो देयर विल बी नो चेंज इन रेशो.
द नेक्स्ट पार्ट इज सेल ऑफ फिक्स असेट, बुक वैल्यू 50,000 फॉर 45,000। तो आप जब असेट सेल कर रहे हैं उसकी बुक वैल्यू 50,000 है फॉर 45,000, सो देर विल बी इनफ्लो ऑफ कैश ऑफ 45,000। और इनफ्लो ऑफ कैश से क्या होगा, योर करंट असेट्स विल इंक्रीज एंड देर विल बी नो चेंज इन योर करंट लाइबिलिटी, सो योर रेशो विल इम्प्रूव। सिमिलरली लास्ट ट्रांजेक्शन जो है, सेल ऑफ फिक्स असेट, बुक वैल्यू 50,000 फॉर 60,000, तो इससे क्या होगा, दे विल बी इनफ्लो ऑफ कैश फॉर 60,000। और जब वो इनफ्लो ऑफ कैश होगा उससे हमारे करंट असेट्स इंक्रीज कर जाएंगे एंड देयर विल बी नो चेंज इन द करंट लाइबिलिटी, सो आवर ओवरऑल रेशो विल इम्प्रूव। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो भी सिमिलर है, यू शुड ट्राई दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद ट्राई कीजिएगा। यू नीड टू कैलकुलेट लिक्विड असेट्स, यू आर गिवन विद करंट असेट, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ट्रेड रिसीवेबल एंड करंट लाइबिलिटीज़। तो हमारा लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड असेट्स बाय करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें लिक्विड असेट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सो लिक्विड असेट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, करंट असेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंट्रीज, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो उससे हमारे लिक्विड असेट्स आ जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल को आपने इग्नोर करना है बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल जो है वो ऑलरेडी करंट असेट्स का पार्ट है। सो लिक्विड असेट विल बी योर करंट असेट्स माइनस योर प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस योर इन्वेंट्री, यू विल गेट लिक्विड असेट। करंट लाइबिलिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है, सो यू विल इक्वेट एंड गेट द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17. Then is your question number 18. You are given quick assets. Quick assets is your liquid assets is 1,50,000. Inventory is 40,000. Prepaid expenses is 10,000. Working capital is 1,20,000. You need to calculate current ratio. So current ratio calculate करने के लिए आपको क्या चाहिए, करंट असेट्स चाहिए। तो क्विक असेट्स प्लस योर इन्वेंट्री प्लस योर प्रीपेड एक्सपेंसेस विल गिव यू करंट असेट्स एंड यू हैव वर्किंग कैपिटल, उससे आपके पास करंट लाइबिलिटी आ जाएगी एंड देन यू कैन कंप्यूट द करंट रेशो। लेट्स डू दैट क्वेश्चन। So first we'll compute current assets. Current assets will be liquid assets plus prepaid expenses plus inventory. So we get 2 lakh as current assets. Then working capital question में given है, working capital का formula होता है current assets minus current liability. So working capital is 1,20,000. current assets हमने यहाँ पे compute किए 2 lakh minus current liability, will get current liability as 80,000. We'll put this in the ratio and we'll get the ratio as 2.5:1. Now we'll do question number 21. It says X Limited has current ratio of 3.5:1. Quick ratio is 2:1. If the inventories is 24,000, calculate current liability and current assets. So in question we are given current ratio is 3.5:1, quick ratio is 2:1 and inventory is 24,000. So क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट्स बाय करंट लाइबिलिटी। हम इस रेशो में वैल्यू पुट करेंगे, ये 2:1 है, विच इम्प्लाइज दैट क्विक असेट्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ करंट लाइबिलिटी एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1. देन हमने करंट रेशो को यूज़ किया, करंट रेशो 3.5:1 थी। सो इस रेशो से हमें पता चलता है दैट करंट असेट इज़ इक्वल टू 3.5 ऑफ करंट लाइबिलिटी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। देन हमारे को एक और इन्फॉर्मेशन पता है विच सेज क्विक असेट्स इज़ इक्वल टू करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री। ये वैल्यू जो है क्विक असेट्स की हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट की। इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या थी, क्विक असेट इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ करंट लाइबिलिटी। तो क्विक असेट्स की जगह हमने करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी पुट किया। तो करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ करंट लाइबिलिटी।
अब हमने इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट की. नाउ पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 which is coming that CA is equal to 3.5 CL. CA की वैल्यू पुट की 3.5 CL माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2 CL. इन्वेंट्री की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने CL की वैल्यू के लिए सॉल्व किया. तो 1.5 CL इज इक्वल टू 24,000. CL इज कमिंग आउट टू बी 16,000. अब हमारे पास CL आ गया, तो हम इस वैल्यू इक्वेशन में पुट कर सकते हैं एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू फॉर current assets. So on the similar concept you can try solving remaining questions जिसमें आपको करंट रेशो, लिक्विड रेशो या इन्वेंट्री गिवन होगी. आपको वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटी, करंट असेट्स और लिक्विड रेशो या लिक्विड असेट्स कैलकुलेट करने होंगे. So you can try the remaining questions based on this concept. With this we end our session. Thank you.